तो अरमान सारूकिन ने कुछ दिनों पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हबीब नुर्मागोमेडोव के जिम को बिल्ड करने में रशियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली हेल्प करी थी। और बेसिकली हबीब नुर्मागोमेडोव का जो जिम है और जो नया जिम उन्होंने खोला है उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। और इसका रिप्लाई करते हुए हबीब ने अरमान का रिप्लाई करा और उन्होंने ऐसा बोला है कि कोई भी हेल्प यहाँ पर नहीं करी गई थी रशियन गवर्नमेंट की तरफ से और हबीब ने अपने सारे बिल्स खुद से पे किए, किसी ने भी उनके फाइटिंग कैरियर या जिम में उनकी हेल्प नहीं करी है। और बेसिकली अब यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशंस हो रही है, क्या अरमान सारूकिन सच बोल रहा है, क्या हबीब नुर्मागोमेडोव ने रशियन गवर्नमेंट या किसी और बंदे से पैसे लिए हैं अपने जिम्स को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ भाइयों कल हुआ था रॉड टैंग वर्सेस टाकेरू का रीमैच यहाँ पर मुआ थाई के अंदर और रॉड टैंग को फाइनल राउंड के अंदर उनकी रिटायरमेंट फाइट में टाकेरू ने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया, टीकेओ फिनिश ले लिया यहाँ पर रॉड टैंग के ऊपर। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि एक स्क्रिप्टेड फाइट थी, जानबूझ के रॉड टैंग ने अपनी लास्ट फाइट हारी है वन चैंपियनशिप को, यहाँ पर वन चैंपियनशिप ने उनके ऊपर जो लॉसूट करा है इस रीजन के कारण। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरमान सारूकिन ने जो स्टेटमेंट दिया और हबीब ने जो उसका रिप्लाई करा है। बेसिकली अरमान सारूकिन ने ऐसा बताया कि रशियन गवर्नमेंट जो है और रशिया एज अ कंट्री काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है अपने एथलीट्स को। वो भी जब रशिया में था रेसलिंग कर रहा था तो रशियन गवर्नमेंट उसके ट्रैवल का, उसके अकोमोडेशन का पूरा खर्चा उठाती थी। और स्पेशली अगर आप कोई ओलंपिक मेडल वगैरह जीत लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प वगैरह मिलती है रशिया में। अब इसके साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल दिया ऑब्वियसली रशिया से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स और सक्सेसफुल एथलीट्स हबीब नुर्मागोमेडोव है। उनका उन्होंने एग्जांपल दिया कि हबीब ने बेसिकली जो नया जिम बनाया है उसको भी बनाने में यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी है, पुतिन ने यहाँ पर पैसा दिया है रशियन गवर्नमेंट ने बेसिकली हबीब के जिम को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे अरमान सारूकिन ने दिया था। अब जिनको नहीं पता है, हबीब नुर्मागोमेडोव का एक पुराना स्कूल भी है जिसको मैंने विजिट करा था, दागिस्तान वाले व्लॉग में आप सबको दिखाया था, जो कि स्कूल ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स बाई अब्दुल मनाफ नुर्मागोमेडोव है। वो यहाँ पर मेन मखाशकला सिटी के अंदर है। अब एक सिल्डी नाम के विलेज में भी यहाँ पर हबीब नुर्मागोमेडोव ने रिसेंटली एक जिम कंस्ट्रक्ट किया था और वो एक बहुत बड़ा जिम था। अब क्योंकि ये मखाशकला वाला जिम काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, इसके अंदर जो हबीब की जो कोर टीम है, टीम हबीब है, वो ट्रेन नहीं करती उतनी ज़्यादा, वो सिल्डी में अपना फाइट कैंप ही करते हैं जो कि और ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिम कंस्ट्रक्ट करा था हबीब ने। और अरमान का बेसिकली ऐसा कहना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हबीब की हेल्प रशियन गवर्नमेंट ने करी है। बेसिकली अरमान का कहना है कि अगर आप एक सक्सेसफुल एथलीट बन जाते हो, ओलंपिक वगैरह में आप मेडल ले लेते हो, तो रशियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कि अगर आपको कोई जिम वगैरह खोलना है तो उसमें। और सिमिलर तरीके से रशियन गवर्नमेंट ने हबीब की हेल्प करी है। बट भाइयों हबीब नुर्मागोमेडोव ने यहाँ पर आउटराइट इस चीज को डिनाई कर दिया है। और हबीब का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने सारे जिम्स खुद से कंस्ट्रक्ट करे, उनकी बिल्स कोई भी पे करने नहीं आया। थ्रू आउट उनके फाइटिंग कैरियर में किसी ने भी उनको कोई हेल्प नहीं करी है और ये सारे जितने भी जिम्स थे उन्होंने खुद के पैसे से कंस्ट्रक्ट करवाए थे। और जब ये सिल्डी वाला जिम रेडी हुआ था, बना था, तब भी हबीब ने रिवील करा था कि उन्होंने खुद से ये जिम को कंस्ट्रक्ट करवाया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे। तो ये चीज अब अरमान सारूकिन ने आउट ऑफ द ब्लू आके बोली है। अब भाइयों इस बारे में एक्चुअल रियलिटी क्या है, मैं खुद रशिया में रहता हूं और मुझे पता है, मैंने दागिस्तान में विजिट किया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहती है, स्पेशली दागिस्तान वाले एरिया में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब हबीब का तो मुझे नहीं पता कि उनका जिम किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, लेकिन आप सबको रेसलर अब्दुल राशिद सादुल्लाएव के बारे में पता होगा। उनका भी एक रेसलिंग जिम है जिसको भी मैंने विजिट करा था, आप सबको व्लॉग में दिखाया था। वो जिम बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया है। वो बेसिकली एक गवर्नमेंट जिम है जिसको अब्दुल राशिद सादुल्लाएव का जिम बोला जाता है और उनका ही जिम है, बट वो गवर्नमेंट रन है। बेसिकली कुछ तरीके का इनका एग्रीमेंट होगा और काफी सस्ता भी है वहां पे। उसकी फीस भाइयों यहाँ पर 400-500 रूबल भी नहीं होगी शायद, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। अब हबीब का जो एक्चुअल जिम है जो मखाशकला सिटी में जो सबसे फेमस वाला है जिसमें ब्लू वगैरह के जो मैट्स लगे हुए हैं, वो जिम की फीस भी 2000 रूबल सी है पर मंथ। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं है। ऑब्वियसली सब्सिडाइज्ड है। अब्दुल राशिद सादुल्लाएव का जो रेसलिंग जिम है वो 100% यहाँ पर मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज है। उसके अंदर जो रेसलर्स फाइट करते हैं उनको उतनी ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती है। बट ये चीज भी मुझे कंफर्म पता है कि जो हबीब का जिम है, स्पेशली जो वो मखाशकला में और जो सिल्डी में, ये दोनों प्राइवेटली ओन जिम्स हैं जो कि हबीब खुद ओन करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बट देन अगेन जैसा मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पर काफी अच्छा टेक केयर किया जाता है यहाँ पर एथलीट्स का, जो कि ओलंपिक्स वगैरह से लेके आते हैं, रेसलर्स वगैरह, बॉक्सर्स वगैरह को काफी अच्छा टेक केयर करते हैं। बेसिकली रशियन गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम ही होता है एथलीट्स को यहाँ पर अपलिफ्ट करने का। साथ ही साथ भाई रशियन
गवर्नमेंट काफी ज्यादा एक्सेप्टिंग रहती है इन सारे एथलीट्स के लिए, तो डेफिनेटली हेल्प तो मिलती है यहाँ पर एथलीट्स को। ऑब्वियसली इंडिया से और बेटर मिलती है। अब इंडिया में भी ओलंपिक मेडलिस्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है। इंडियन में अगर किसी ने गोल्ड जीत लिया तो उसको तो बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। सिल्वर ब्रॉन्ज पे भी इंडिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। हालांकि ओवरऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट है उतना ज्यादा कुछ नहीं देती इंडियन एथलीट्स को, लेकिन जैसा कि मैंने बताया रशिया में थोड़ी बेटर कंडीशंस है। भाइयों जहां तक मेरी नॉलेज है मुझे तो ऐसा लगता है कि हबीब के जितने भी जिम्स है वो प्राइवेटली ओन्ड और प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड ही है। अब रही बात कि अब्दुल मनाफ नुरमागोमेडोव ने कैसे स्टार्ट करा था, इन्होंने अपने विलेज में ही ट्रेनिंग करी थी, स्टोन्स पे माउंटेन्स पे कोई भी बिना रिसोर्सेज के ट्रेनिंग करी थी। उतना ज्यादा जिम तो पहले भी नहीं था, वो तो हबीब ने जब ब्लो अप करा यूएफसी में तब इन्होंने जिम अपना अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो भाई रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर हबीब को पैसे दिए या नहीं दिए ये चीज यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन हबीब ने एक और बंदे से पैसे लिए और वो यहाँ पर कंफर्म्ड है, और वो है जियाउद्दीन मागोमेडोव, जिन्होंने हबीब वर्सेस कॉनर की राइवलरी, स्पेशली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें कॉनर ने यहाँ पर मागोमेडोव का बहुत ज्यादा जिक्र करा था और उन्होंने बेसिकली बोला था कि हबीब नुरमागोमेडोव ने जियाउद्दीन मागोमेडोव से पैसे लिए थे। वो बेसिकली एक रशियन बिलियनर है, करंटली अरेस्टेड है, वो उसको 2018 में करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसीलिए कॉनर मैकग्रेगर ने बेसिकली हबीब को स्टेटमेंट दिया था कि यू टुक मनी फ्रॉम मागोमेडोव, क्योंकि यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव ने अपने अर्ली कैरियर्स में मागोमेडोव से काफी सारी हेल्प ली थी। मागोमेडोव ने बेसिकली हबीब नुरमागोमेडोव को अर्ली एमएमए कैरियर में फंड करा था, साथ ही साथ उनके ईगल एफसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें भी यहाँ पे फाउंडेशन में हेल्प करी थी यहाँ पर जियाउद्दीन मागोमेडोव ने हबीब नुरमागोमेडोव की, और हबीब ने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा था। इनफैक्ट जब उन्होंने लाइट वेट टाइटल जीता था तो जियाउद्दीन मागोमेडोव को रिलीज कराने के लिए अपील भी करी थी व्लादिमीर पुतिन से। तो हबीब जैसा कह रहे कि उन्होंने अपने सारे बिल्स खुद पे करे, थोड़ी बहुत हेल्प तो उन्होंने जियाउद्दीन मागोमेडोव से ली ही थी। और ये हर चीज होती है, हर एथलीट जो जाता है उसको कोई ना कोई एक स्पॉन्सर है और कोई ना कोई एक बड़ा जो मेंटोर होता है वो डेफिनेटली मिलता है, और हबीब ने यहाँ पर जियाउद्दीन मागोमेडोव से पैसे लिए थे, जो कि कॉनर मैकग्रेगर ने इसी चीज को उठाया था। बेसिकली हबीब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला था कि आई फाइट फॉर लेगेसी, आई डोंट फाइट फॉर मनी, बट कॉनर मैकग्रेगर ने ये चीज बोली कि तुमने फिर पैसे लिए थे जियाउद्दीन मागोमेडोव से, और ऐसे बंदे से पैसे लिए जो कि आज के टाइम पे अरेस्टेड है, उसके ऊपर करप्शन के इतने सारे चार्जेस लगे हैं। तो भाइयों आई थिंक बहुत सारी हिस्ट्री निकल के आ चुकी है, काफी सारी पॉलिटिकल बातें हो गई। अब इसके बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए था, किसने किससे पैसे लिए, किसने किसको पैसे दिए, ये सारी चीजों के बारे में आप सबका जो भी सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली कल हुआ था एक मुआ थाई फाइट जिसमें रीमैच हुआ था रॉड टैंग वर्सेस टाकेरू, दुनिया के दो सबसे खतरनाक मुआ थाई फाइटर्स, इनकी रीमैच फाइट हुई थी और रॉड टैंग शॉकिंग यहाँ पर रिजल्ट निकल गया। रॉड टैंग को 5th राउंड के अंदर टाकेरू ने TKO से लॉस दे दिया है। और भाइयों इस लॉस के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना, लिटरली इसकी कोई भी क्लिप वगैरह आएगी इसमें देखना, सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड फाइट है, रॉड टैंग इस तरीके से फाइट ही नहीं करता, अग्रेशन दिखाया ही नहीं रॉड टैंग ने ज्यादा इस फाइट के अंदर। बेसिकली उसका फाइटिंग गेम प्लान ही अग्रेशन है, लेकिन टाकेरू ने बेसिकली उसको यहाँ पर कंपेल करा, मजबूर करा यहाँ पे डिफेंसिव बॉक्सिंग करने का, और ये काफी ज्यादा डिफरेंट फाइट थी। लास्ट ईयर जो फाइट हुई थी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट थी। लास्ट टाइम जब इन्होंने फाइट करी थी रॉड टैंग ने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 80 सेकंड्स के अंदर फिनिश कर दिया था टाकेरू को, बट इस बार फाइट लंबी चली और टाकेरू ने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया रॉड टैंग को। अब फाइट के बारे में बात करें तो लोगों का ऐसा कहना है कि रॉड टैंग ने यहाँ पर फेक स्क्रिप्टेड फाइट करी, क्योंकि रॉड टैंग और वन चैंपियनशिप के बीच में यहाँ पर एक लॉसूट हो रखा है। वन चैंपियनशिप ने $3 मिलियन का लॉसूट अपने सबसे पॉपुलर फाइटर रॉड टैंग के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि रॉड टैंग ने कंपनी के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोली हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करा है। रॉड टैंग का ऑन द अदर हैंड ऐसा कहना है कि उनसे फॉल्सीफाई तरीके से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, उनको तो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती है, और वन चैंपियनशिप ने यहाँ पे डिसेप्शन के थ्रू उनसे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए थे। और बेसिकली लोगों का ऐसा कहना है कि इसी रीजन के कारण यहाँ पर रॉड टैंग ने इस फाइट को हारी है। अब पर्सनली भाइयों मेरा ओपिनियन आप सब मानने जाओगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाकेरू को यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्क्रेडिट कर रहे हैं लोग। अब आप मैचअप देखोगे तो पहले वाला मैच से काफी डिफरेंट अप्रोच था, काफी सेफ खेला स्टार्टिंग में, और रॉड टैंग को बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर से यहाँ पर टाकेरू ने कंपेल करा कि उसको यहाँ पर डिफेंसिव बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि लास्ट राउंड में वो काफी ज्यादा वेयर आउट हो गया था रॉड टैंग, और इसी के कारण यहाँ पर 5th राउंड में TKO निकल के आया उसका। अब देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि रॉड टैंग और वन चैंपियनशिप के बीच में इस टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा खराब है, काफी अनफॉर्चुनेट है। आज के टाइम पे वन चैंपियनशिप को जितनी भी पॉपुलैरिटी मिलती है मुझे ऐसा लगता है 60-70% यहाँ पर रॉड टैंग के कारण ही मिलती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर डिमिट्रियस जॉनसन के कारण मिलती है, और भी काफी सारे उसके अंदर अच्छे पॉपुलर फाइटर्स हैं, डेफिनेटली मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट रॉड टैंग एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण वन चैंपियनशिप को पॉपुलैरिटी मिली थी। अब वन चैंपियनशिप की चीज सही है
कि अगर रॉड टैंग ने उनसे यहाँ पर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो डिफेंड करेंगे अपने आप को, उनकी भी गलती नहीं है और ये सारी चीज़ें डिसाइड कोर्ट के अंदर होंगी फाइनली। बट इस टाइम पर ये कहना कि रॉड टैंग बस यहाँ पर वन चैंपियनशिप से निकलना चाहता था इसलिए उसने जानबूझ के लॉस लिया, ये सेंस नहीं बनाता है। यूजुअली जब भी कोई भी फाइटर रिगार्डलेस उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो नहीं खत्म हो रहा है, वो जीतने का ही ट्राई करता है, क्योंकि लॉस से उसका कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है। वो आगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेगा तो वो तो लॉस लेके जाएगा, विन लेके जाएगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे लगती है कि टाकेरू ने अपने आप में ही बहुत अच्छी फाइट लड़ी और रॉड टैंग को टैक्टिकली बीट करा है। बाकी भाइयों ये एक बहुत शॉकिंग चीज है कि रॉड टैंग ने इतनी सारी चीजें अचीव कर ली है, 400 से ऊपर फाइट उसकी हो रखी है और अभी भी वो सिर्फ 28 ईयर ओल्ड है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप और रॉड टैंग की फाइट्स देख सकते हो। ये रिटायरमेंट फाइट सिर्फ बोलने की है, 1-2 साल रेस्ट करेगा, ये वापस से फाइट करने आएगा। बाकी भाइयों आप सबका इस फाइट के बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप सबको भी ये स्क्रिप्टेड फाइट लग रही है? क्या आप सबको भी ये स्क्रिप्टेड फाइट लग रही है? अब ये स्क्रिप्टेड फाइट है नहीं है आपसे मुझे बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक्चुअल बैंगर फाइट जो कि यूएफसी में इस हफ्ते होने वाली है और ये फाइट है यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के दो सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स जैक डेला मैडेलिना और कार्लोस प्राटेस के बीच में। सबसे पहले आप सबको इसकी टाइमिंग बता देता हूं। बेसिकली अगर आप सब इंडिया या इंडिया के किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो तो सेकंड में दोपहर के 4:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ भाइयों, दोपहर के 4:30 बजे से, मतलब 4:30 से 7:30 8:30 तक ये फाइट होगी, दोपहर के 4:30 PM से। तो टाइमिंग भाइयों फिर से नोट कर लेना, कार्लोस प्राटेस वर्सेस जैक डेला मैडेलिना की फाइट इंडिया में अगर आप सबको देखनी है तो सेकंड में 4:30 PM से ये फाइट स्टार्ट हो जाएगी और आप सब इसको सोनी 10 चैनल्स और सोनी लिव जियो टीवी OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो। और भाइयों ये बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट है, यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट को देखने में। थोड़ा एनालिसिस अगर आप सबको बताऊं बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों फाइटर्स में। जैक डेला मैडेलिना के पास प्योर बॉक्सिंग है, वन ऑफ द मोस्ट प्योर बॉक्सिंग करता है, ज्यादा टेक्निकल है। और ऑन द अदर हैंड कार्लोस प्राटेस एक मुआ थाई प्रोवेस है, उसके पास मुआ थाई की स्किल्स है, वो बहुत अच्छी तरीके से नीज वगैरह जो उसकी है, नीज स्ट्रेट हैंड एल्बोज वगैरह बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ मैंने आप सबको बता दी। वीकनेस क्या है जैक डेला मैडेलिना की? उसकी वीकनेस है कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कभी कभार थ्रो नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा वेट करता है, उतना ज़्यादा इंटेंट नहीं दिखाता फाइट को जीतने में। और एडवर्सिटी जैसे लास्ट फाइट में हमने देखा इस्लाम के अगेंस्ट एडवर्सिटी आई तो उसने कहीं ना कहीं गिव अप वगैरह कर दिया था, उसने पोजीशन एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लूजिंग स्ट्रीक से आ रहा है और ऑन द अदर हैंड कार्लोस प्राटेस के पास विनिंग मोमेंटम है, बहुत तगड़ा नॉकआउट उसने निकाला था लियोन एडवर्ड्स का लास्ट फाइट में, तो ये उसके पास एडवांटेज रहेगी। साथ ही साथ कार्लोस प्राटेस पे एडवांटेज रहेगी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काफ़ी अच्छी नॉकआउट पावर पोजेस करता है और एक ही शॉट चाहिए होगा कार्लोस प्राटेस को फाइट को पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए, तो ये उसके पास एडवांटेज रहेगी। जैक डेला मैडेलिना पे एडवांटेज ये रहेगी कि उसके पास सुपीरियर कार्डियो है। कार्लोस प्राटेस को हमने स्ट्रगल करते देखा है, जब वो नॉकआउट शॉट खोज नहीं पाता तो स्ट्रगल करता है। बैक फुट पे तो वो बिल्कुल ही निल हो जाता है, वो बिल्कुल भी ऑफेंस मस्टर अप नहीं कर पाता बैक फुट पे अगर कोई भी फाइटर उसको प्रेशर कर देता है तो। और जैक डेला मैडेलिना स्ट्राइकिंग में प्रेशर करने के लिए जाना जाता, तो ये उसकी एडवांटेज होगी। और लेटर राउंड्स में फाइट जाती है तो जैक डेला मैडेलिना को ही फेवर करेगी, क्योंकि उसने ऐसी चैंपियनशिप एक्सपीरियंस है और वो लंबी फाइट्स ऑलरेडी मेन इवेंट्स में काफी सारी लड़ चुका है। बाकी भाइयों इसका प्रॉपर प्रेडिक्शन करना है या नहीं करना, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबको इसका प्रेडिक्शन बता दूंगा। बाकी आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।